स्वागत है आपका पठती पथट पठंती यूपीएससी में, जहां हम सब मिलकर सीखते हैं। नमस्कार। यूपीएससी राज व्यवस्था की तैयारी में एम लक्ष्मीकांत तो गीता, बाइबल, कुरान मतलब सब कुछ है। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी किताब के पहले अध्याय यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की गहराइयों में उतरेंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक्ट्स की लिस्ट रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आज के भारत के संविधान की जड़ें इन ऐतिहासिक घटनाओं और कानूनों में कैसे जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, और ये समझना यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत क्रूशियल है। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास गई। हाँ। वो ट्रांजिशन कैसी लेजिस्लेटिव पावर्स पहले सेंट्रलाइज हुई, फिर डिसेंट्रलाइज हुई। कैसे भारतीयों को धीरे धीरे शासन में शामिल किया गया और कैसे स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ हम बढ़े। बिल्कुल, और सोर्स हमारा लक्ष्मीकांत ही रहेगा, लेकिन हम इसे यूपीएससी के नजरिए से एनालाइज करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के संवैधानिक विकास की ये यात्रा। पहला पड़ाव कंपनी राज से ताज के शासन तक का सफर। मेंस में अक्सर सवाल आता है 1857 के विद्रोह ने किस तरह ब्रिटिश नीति को बदला, कैसे फोकस मतलब व्यापार से प्रशासन पर शिफ्ट हुआ। सही। और इस बदलाव के मुख्य संवैधानिक नतीजे क्या थे। देखिए 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक वेकअप कॉल था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसने साफ कर दिया कि कंपनी भारत जैसे विशाल देश को संभालने में शायद उतनी सक्षम नहीं है। हाँ, ब्रिटिश सरकार को लगा कि भारत का शासन सीधे अपने हाथ में लेना जरूरी है, ताकि कंट्रोल बेहतर हो सके। हाँ, बेहतर कंट्रोल, एग्जैक्टली। और इसी सोच का नतीजा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 का एक्ट। हाँ। प्रीलिम्स के लिए इसके की फैक्ट्स नोट करने लायक है। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। अच्छा, कंपनी खत्म। हाँ, भारत के शासन, क्षेत्र और राजस्व से जुड़ी सारी शक्तियां सीधे ब्रिटिश महारानी यानी क्राउन को सौंप दी गईं। तो मतलब कंपनी का खेल खत्म, सीधा लंदन का राज शुरू हो गया। बिल्कुल। दूसरा बड़ा बदलाव था पदनाम में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब वाइसराय ऑफ इंडिया कहलाने लगे। वाइसराय। हाँ, वाइसराय। वो भारत में क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे। और पहले वाइसरॉय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ये नाम प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो अक्सर पूछा जाता है। और लंदन में क्या व्यवस्था की गई, मतलब कंट्रोल के लिए? तीसरा पॉइंट वही है। लंदन में एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हाँ, ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह था। भारत के प्रशासन पर इसका आप कह सकते हैं पूरा अधिकार था। अच्छा। चौथा, इसकी मदद के लिए 15 सदस्यों वाली एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई। ये एक सलाहकार निकाय मतलब एडवाइजरी बॉडी थी। ठीक है, सलाह देने के लिए। हाँ, और पांचवा, इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड काउंसिल को एक लीगल एंटिटी बनाया गया। मतलब इस पर भारत या इंग्लैंड में मुकदमा किया जा सकता था और ये खुद भी मुकदमा कर सकती थी। तो कुल मिलाकर 1857 के बाद असली पावर सेंटर लंदन शिफ्ट हो गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जरिए। ईआईसी खत्म हुई और भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ, जो फिर 1947 तक चला। हाँ, क्राउन रूल। इसी को क्राउन रूल कहते हैं। हालांकि ये याद रखना जरूरी है, जैसा लक्ष्मीकांत में भी इशारा है, कि इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य शायद इंग्लैंड में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को सुधारना था। हाँ बिल्कुल। भारत की जमीनी शासन व्यवस्था में तुरंत कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया था। मेंस के लिए ये समझना जरूरी है कि बदलाव ऊपर से शुरू हुआ। सही कहा। Prelims takeaway. GRI Act 1858, EIC abolished, Viceroy पहले लॉर्ड कैनिंग, Secretariat of State for India, 15-member Council of India. ये सब याद रखना है। ठीक है। अब अगले महत्वपूर्ण थीम पर आते हैं, सेंट्रलाइजेशन बनाम डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। मेंस का एक और क्लासिक सवाल बन सकता है, ब्रिटिश भारत में विधायी शक्तियों लेजिस्लेटिव पावर्स का विकास कैसे हुआ, खासकर 1833 के चार्टर एक्ट के, वो जो जबरदस्त सेंट्रलाइजेशन था। हाँ, एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन। वहां से लेकर इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स के जरिए धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन तक की यात्रा। ये सफर सीधा नहीं था। पहले अंग्रेजों ने पावर को बहुत सेंट्रलाइज किया। हाँ, और इसका चरम बिंदु था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का एक्ट। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया पूरे ब्रिटिश भारत के लिए। अच्छा। और उसे पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर दे दी। मतलब बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों की कानून बनाने की शक्ति खत्म। सब पावर कैलकाटा में। हाँ, सारी लेजिस्लेटिव पावर कैलकाटा में केंद्रित हो गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। लेकिन फिर आया 1857 का विद्रोह।
और अंग्रेजों को समझ आया कि इतने बड़े देश पर सिर्फ ताकत से राज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, हाँ। भारतीयों का सहयोग भी जरूरी है। इसी सहयोग की नीति या पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन के तहत लेजिस्लेटिव पावर्स को वापस प्रांतों को देने की प्रक्रिया शुरू हुई। मतलब विकेंद्रीकरण। बिल्कुल, और इसकी औपचारिक शुरुआत हुई इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 से। 1861 का एक्ट। हाँ, इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनकी छीनी हुई विधायी शक्तियां वापस दे दी। अच्छा, जो 1833 में ली थी। हाँ, साथ ही बंगाल 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस 1886 में और पंजाब 1897 में इनमें नई विधान परिषदें, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाने का रास्ता खोला। एक और महत्वपूर्ण चीज, लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में जो पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया था। पोर्टफोलियो सिस्टम, हाँ, मतलब हर सदस्य को एक विभाग देना। आज की कैबिनेट की तरह। करेक्ट। उसे भी इस एक्ट ने मान्यता दी, ऑफिशियल रिकॉग्निशन। अच्छा, और वाइसरॉय को इमरजेंसी में काउंसिल की सहमति के बिना अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार मिला। ऑर्डिनेंस पावर, ये तो आज भी है राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास। हाँ, यही से शुरुआत हुई। ये अध्यादेश 6 महीने तक वैध रह सकता था। प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये सच में विकेंद्रीकरण था? मतलब क्या वाकई में पावर राज्यों को दी जा रही थी या सिर्फ दिखावा था? यही क्रिटिकल पॉइंट है। देखिए, ये विकेंद्रीकरण काफी हद तक नाम मात्र का था। शक्तियां वापस तो दी गईं, लेकिन केंद्र का कंट्रोल और वाइसरॉयल की वीटो पावर वो बहुत मजबूत बनी रही। प्रांतीय विधान परिषदों की भूमिका ज्यादातर सलाहकार, एडवाइजरी ही थी। वो केंद्र की मर्जी के बिना कोई खास कानून नहीं बना सकती थी। तो मेंस के लिए हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर्स का इवोल्यूशन सेंट्रलाइजेशन 1833 से डिसेंट्रलाइजेशन 1861 ऑनवर्ड्स की तरफ हुआ, पर ये कंट्रोल्ड और ग्रेजुअल प्रोसेस थी, जिसमें सेंटर हमेशा डोमिनेंट रहा। अंग्रेजों का मकसद सत्ता बांटना नहीं था, बल्कि प्रशासन को ज्यादा एफिशिएंट बनाना और भारतीयों को थोड़ा शांत रखना था शायद। बिल्कुल सही। प्रीलिम्स टेकअवे, चार्टर एक्ट 1833, GGI, लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, डिसेंट्रलाइजेशन बिगिंस, बॉम्बे मद्रास पावर्स रिस्टोर्ड, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, पोर्टफोलियो सिस्टम रिकॉग्निशन, वाइसरॉयज ऑर्डिनेंस पावर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिनिधि संस्थाओं यानी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत की। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेंस में पूछा जा सकता है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स खासकर 1861 और 1892 के तहत विधान परिषदों में भारतीयों के प्रवेश का आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकली इवैल्यूएट करें। इन शुरुआती निकायों की सीमाएं क्या थीं? हाँ, जैसा हमने अभी बात की, 1857 के बाद अंग्रेजों को भारतीयों के सहयोग की जरूरत महसूस हुई। हाँ, वो पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन। उसी जरूरत के चलते इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में एक प्रावधान किया गया कि वाइसराय अपनी विस्तारित परिषद एक्सपैंडेड काउंसिल में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में नॉमिनेट कर सकते हैं। नॉमिनेट मतलब चुनाव नहीं? नहीं, चुनाव नहीं, नॉमिनेशन। ये एक प्रतीकात्मक कदम था भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ने का। प्रतीकात्मक ही सही, पर शुरुआत तो हुई। किसी भारतीयों को कानून बनाने वाली सभा में जगह मिली। हाँ, और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को अपनी विधान परिषद में नामांकित किया। ये नाम भी कभी-कभी प्रीलिम्स में आ जाते हैं। अच्छा, राजा, महाराजा और सर, मतलब आम आदमी नहीं। हाँ, वो तो था। खैर, फिर आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। 1892। इसने क्या बदलाव किए? इसने 2-3 मुख्य काम किए। पहला, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई, लेकिन सरकारी सदस्यों का बहुमत, ऑफिशियल मेजॉरिटी, बनाए रखा। मतलब कंट्रोल अभी भी अंग्रेजों के हाथ में। अच्छा। संख्या बढ़ाई पर बहुमत अपना ही रखा। हाँ। दूसरा, परिषदों के काम का दायरा बढ़ाया। अब सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सकते थे। सवाल पूछना और बजट पर बहस करना, ये तो महत्वपूर्ण अधिकार थे। कम से कम कुछ आवाज उठाने का मौका तो मिला। थे, पर सीमित थे। बजट पर वोट करने का अधिकार नहीं था, सिर्फ बहस का। अच्छा, वोट नहीं कर सकते थे? नहीं। और सप्लीमेंट्री सवाल, मतलब एक सवाल के जवाब पर दूसरा सवाल पूछने का भी अधिकार शुरू में नहीं था। तीसरा, और ये सबसे महत्वपूर्ण था,
गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन नॉमिनेशन के लिए एक सीमित और अप्रत्यक्ष चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे? देखिए, केंद्रीय परिषद में वायसराय कुछ सदस्यों को प्रांतीय परिषदों और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर नामांकित करते थे, और प्रांतीय परिषदों में गवर्नर, जिला बोर्डों, नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालयों, व्यापार संघों, जमींदारों वगैरह की सिफारिश पर। लक्ष्मीकांत साफ लिखते हैं कि एक्ट में चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था, पर यह प्रक्रिया थी वैसी ही। मतलब एक तरह से इलेक्शन ही था, भले ही नाम ना दिया हो, पर ये सब संस्थाएं सिफारिश कर रही थीं, आम जनता नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो इन शुरुआती संस्थाओं की सीमाएं तो बहुत ही है ना। पहली बात तो ये कि सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते थे, नॉमिनेशन या इनडायरेक्ट इलेक्शन था। सही। दूसरी बात, जैसा आपने कहा, शक्तियां बहुत सीमित थीं, बजट पर वोट नहीं, सप्लीमेंट्री सवाल नहीं शुरू में। तीसरी बात, जो सदस्य आते भी थे वो ज्यादातर जमींदार, राजे रजवाड़े, बड़े व्यापारी या पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग से थे। आम जनता का प्रतिनिधित्व तो था ही नहीं। पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बना। इसकी शुरुआत हुई इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 यानी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से। इसने मुसलमानों के लिए ये व्यवस्था की। मतलब ये कि मुस्लिम सदस्य का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। इसने तो भारतीय समाज और राजनीति को बांटने का काम किया। फूट डालो और राज करो वाली नीति का हिस्सा लगता है ये। हाँ, कई विश्लेषक यही मानते हैं, और ये सिलसिला यहीं रुका नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, मॉन्टेफोर्ड रिफॉर्म्स, हाँ, उसने इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियों तक बढ़ा दिया। अरे बाप रे। फिर 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा करके इसे दलित वर्गों, डिप्रेस्ड क्लासेस तक भी फैलाने की कोशिश की, जिसका गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन करके जोरदार विरोध किया था। करेक्ट, बिल्कुल। और जिसके बाद गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932 हुआ। पूना पैक्ट, हाँ। इसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग छोड़ दी गई, लेकिन हिंदू संयुक्त निर्वाचन मंडल के तहत ही उनके लिए सीटें आरक्षित, रिजर्व सीट कर दी गईं। ये समझौता प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेंस के नजरिए से निष्कर्ष ये है कि प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत बहुत धीमी, सीमित और कंट्रोल की हुई थी। हाँ, अंग्रेजों का लक्ष्य सहयोग पाना था, सत्ता देना नहीं। नामांकन और अप्रत्यक्ष चुनाव तरीके थे, और पृथक निर्वाचन मंडल ने भविष्य के विभाजन की नींव रखने में, कह सकते हैं, अहम भूमिका निभाई। कह सकते हैं। प्रीलिम्स टेक अवे। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, भारतीयों का नामांकन। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, अतिरिक्त सदस्य बढ़े, बजट पर बहस, प्रश्न पूछने की शक्ति, अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स 1909, पृथक निर्वाचन मंडल, मुस्लिम। कम्युनल अवार्ड 1932 और पूना पैक्ट 1932, दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की ओर। ये शायद इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर मेंस के लिए। बिल्कुल। प्रश्न बन सकता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 के मुख्य प्रावधानों का विश्लेषण करें। द्वैध शासन, डायरकी और प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ने भारत के संवैधानिक इतिहास को कैसे आकार दिया, और इन अधिनियमों का आज के संविधान से क्या कनेक्शन है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद माहौल बदल रहा था। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ रहा था। हाँ, गांधी जी का प्रभाव बढ़ रहा था। हाँ, इसी दबाव में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1917 में पहली बार कहा कि उनका लक्ष्य भारत में धीरे धीरे जिम्मेदार सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करना है। ये अगस्त डिक्लेरेशन था। हाँ, इसी दिशा में पहला बड़ा कदम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, इसके की फीचर्स क्या थे? पहला और सबसे चर्चित, प्रांतों में द्वैध शासन, डायरकी की शुरुआत। डायरकी, ये क्या बला थी? प्रांतीय विषयों, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 लिस्ट में बांटा गया, हस्तांतरित, ट्रांसफर्ड, और आरक्षित, रिजर्व्ड। अच्छा, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड मतलब? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, ये गवर्नर द्वारा उन मंत्रियों की सलाह पर प्रशासित किए जाने थे जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। यानी इनमें थोड़ी जिम्मेदारी दी गई। हाँ, थोड़ी। लेकिन रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जैसे वित्त, भू राजस्व, पुलिस, ये गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा बिना विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुए प्रशासित होते थे। असली पावर यही थी।
अच्छा, मतलब आधा अधूरा कंट्रोल दिया गया। ये व्यवस्था तो चलने से रही। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। बिल्कुल, और ये असफल भी रही। बहुत जटिल और अतार्किक थी। दूसरा बड़ा फीचर था, केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधायिका, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी दो सदन, आज की लोकसभा और राज्यसभा की तरह। केंद्र में 2 सदन। हाँ, ऊपरी सदन काउंसिल ऑफ स्टेट और निचला सदन लेजिस्लेटिव असेंबली। तीसरा, देश में प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन की सीमित शुरुआत हुई। डायरेक्ट इलेक्शन। हाँ, पर वोटिंग का अधिकार बहुत कम लोगों को था, संपत्ति, टैक्स या शिक्षा के आधार पर। बहुत सीमित फ्रेंचाइजी थी। अच्छा। चौथा, लंदन में भारत के लिए हाई कमिश्नर का ऑफिस बनाया गया। पांचवां, एक लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसके तहत 1926 में सेंट्रल पीएससी बना। पीएससी का प्रावधान। हाँ, और छठा, जैसा हमने पहले बात की, पृथक निर्वाचन मंडल को सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियों तक फैलाया गया। लेकिन जैसा आपने कहा, डायाकी पूरी तरह फेल हो गई, विषयों का बंटवारा ठीक नहीं था, वित्त पर गवर्नर का कंट्रोल था, तो मंत्री काम कैसे करते? सही बात है। इसी असफलता और ज्यादा स्वशासन की मांग के चलते 1919 एक्ट की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन 1927 आया। हाँ, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, जो अपने तय समय से 2 साल पहले ही आ गया। लेकिन उसमें कोई भारतीय नहीं था। यही तो प्रॉब्लम थी। ऑल वाइट कमीशन था, इसीलिए इसका जबरदस्त विरोध हुआ। साइमन गो बैक की नारे लगे। हाँ, लाला लाजपत राय की शहादत भी इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का एक्ट, ये एक्ट तो बहुत ही डिटेल्स था और कहते हैं हमारे आज के संविधान का एक मेजर सोर्स है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा और विस्तृत दस्तावेज था ये। इसके प्रावधान बहुत व्यापक थे। पहला, इसने एक अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव रखा। ऑल इंडिया फेडरेशन? हाँ, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों, प्रिंसली स्टेट्स को शामिल होना था। शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया। फेडरल लिस्ट केंद्र के लिए, प्रोविंशियल लिस्ट प्रांतों के लिए और कंक्यूरेंट लिस्ट दोनों के लिए। बची हुई शक्तियां, रेजिडोरी पावर्स, वाइसराय को दी गई। ये लिस्ट वाला आइडिया तो आज भी हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में है। एग्जैक्टली, यहीं से लिया गया है। लेकिन ये फेडरेशन कभी बन नहीं पाया क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई। अच्छा, ये लागू नहीं हो पाया? नहीं। दूसरा बड़ा कदम था प्रांतों में द्वैध शासन, डायरकी खत्म करके प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी शुरू करना। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये एक बहुत बड़ा कदम था स्वशासन की दिशा में। हाँ, बहुत बड़ा। प्रांतों को अपने दायरे में स्वायत्तता दी गई और जिम्मेदार सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। गवर्नर को अब मंत्रियों की सलाह पर काम करना था, जो प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। ये 1937 में लागू हुआ और 1939 तक चला, जब कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के मुद्दे पर। तीसरा, इसने केंद्र में द्वैध शासन लाने का प्रस्ताव किया, जो प्रांतों में फेल हुआ था, पर यह भी लागू नहीं हो सका। अच्छा, केंद्र में भी डायरकी का प्रस्ताव था। हाँ। चौथा, 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका, बाइकैमरालिज्म शुरू की गई, जैसे आज कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। पांचवा, दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का और विस्तार किया गया। फिर से सेपरेट इलेक्टोरेट्स। हाँ। छठा, मताधिकार बढ़ाया गया। करीब 10% आबादी को वोट का अधिकार मिला, पहले से ज्यादा पर अभी भी बहुत कम। 10%। सातवां, देश की मुद्रा और क्रेडिट कंट्रोल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना का प्रावधान हुआ। आरबीआई, हाँ, वो भी इसी एक्ट से। आठवां, न सिर्फ फेडरल पीएससी बल्कि प्रोविंशियल पीएससी और जॉइंट पीएससी, 2 या अधिक प्रांतों के लिए, की स्थापना का प्रावधान किया। मतलब आज के यूपीएससी और स्टेट पीएससी की नींव यहीं रखी गई। बिल्कुल। और 9वां, एक फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, जो 1937 में दिल्ली में स्थापित हुआ। वाओ, इतने सारे प्रावधान! ये तो सच में हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट लगता है। मेंस के सवाल पर वापस जाएं तो 1935 एक्ट का हमारे संविधान से गहरा नाता है। बहुत गहरा। संघीय ढांचा, शक्तियों का बंटवारा, तीनों लिस्ट, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, बहुत कुछ यहीं से लिया गया है। सही। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि 1935 एक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स को अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। तो मेंस टेक अवे, 1919 डायाकी फेल्ड और 1935 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट जिम्मेदार सरकार की ओर महत्वपूर्ण कदम थे, भले ही अधूरे,
1935 एक्ट भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत बना। बिल्कुल। प्रीलिम्स टेकअवे, गोवा एक्ट 1919, Montego Chelmsford, Dayakian provinces, bicameralism at center, limited direct election, PSC provision. Simon Commission, 1927. Goa Act 1935, provincial autonomy, All India Federation proposed, never formed. Dayaki at center proposed, never formed. RBI, federal court, PSCs established, major source of constitution. और अब कहानी के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, विभाजन और स्वतंत्रता। Partition and independence. मेंस के लिए ये भी जरूरी है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के मुख्य प्रावधान क्या थे? इसने सत्ता हस्तांतरण को कैसे संभव बनाया और रियासतों के भविष्य पर इसका क्या असर हुआ? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की हालत पतली थी। हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे। हाँ, और भारत में आजादी का आंदोलन चरम पर था। नेवी म्यूटिनी जैसी घटनाओं ने अंग्रेजों को हिला दिया था। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी थी। फरवरी 1947 में ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। जून 1948 की डेडलाइन। हाँ, सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए लॉर्ड माउंटबैटन को वायसराय बनाकर भेजा गया। माउंटबैटन। उन्होंने 3 जून 1947 को अपनी योजना पेश की, जिसे माउंटबैटन प्लान कहते हैं। इसमें भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव था, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मजबूरी में ही सही मान लिया। हाँ, इसी प्लान को लागू करने के लिए ब्रिटिश संसद ने फटाफट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया, जो जुलाई 1947 में लागू हो गया। तो इस एक्ट ने क्या किया? फाइनल एक्ट। इसने कई ऐतिहासिक काम किए। पहला, इसने 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया और भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु सॉवरन राष्ट्र घोषित किया। आजादी। हाँ। दूसरा, भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान बनाए गए, जिन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ छोड़ने का भी अधिकार था। डोमिनियन स्टेटस। तीसरा, वाइसरॉय का पद खत्म कर दिया गया। हर डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, जिसे ब्रिटिश क्राउन ने डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर नियुक्त करना था, और लॉर्ड माउंटबैटन आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। हाँ। चौथा, दोनों डोमिनियन की संविधान सभाओं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को पूरी शक्ति दी गई कि वो अपने देश के लिए संविधान बनाएं और किसी भी ब्रिटिश कानून को, यहां तक कि इस इंडिपेंडेंस एक्ट को भी रद्द कर सकें। यानी संविधान सभाएं पूरी तरह सॉवरेन बन गईं, पूरी तरह से आजाद। बिल्कुल, अब वो किसी भी तरह का संविधान बना सकती थीं। पांचवा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद खत्म कर दिया गया। अच्छा। छठा, और ये बहुत महत्वपूर्ण था, भारतीय रियासतों प्रिंसली स्टेट्स पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता, पैरामाउंटेंसी और स्विजेरेंटी समाप्त हो गई। हाँ, ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट था। उन्हें आजादी दी गई कि वे चाहें तो भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले या स्वतंत्र रहें। ये रियासतों वाला पॉइंट तो बड़ा खतरनाक था। इसने तो भारत के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा पैदा कर दिया था। करीब 550 से ज्यादा रियासतें थीं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी स्वतंत्रता के तुरंत बाद। सातवां, जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक दोनों डोमिनियन का शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चलना था, लेकिन डोमिनियन चाहें तो इसमें बदलाव कर सकते थे। अच्छा, अंतरिम संविधान की तरह। हाँ। आठवां, ब्रिटिश सम्राट का विधेयकों पर वीटो का अधिकार खत्म हो गया। नौवां, भारत का सम्राट एम्परर ऑफ इंडिया का शाही खिताब भी खत्म कर दिया गया। तो इस एक्ट ने कानूनी तौर पर ब्रिटिश राज खत्म किया और सत्ता भारतीयों को सौंप दी। संविधान सभाएं सॉवरेन हो गईं। हाँ। लेकिन रियासतों को दी गई आजादी ने भारत के एकीकरण, इंटीग्रेशन की गंभीर समस्या खड़ी कर दी, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और दृढ़ता से सुलझाया गया। हाँ, उनका योगदान अविस्मरणीय है। मेन्स टेकअवे। 1947 Act ended British rule, created India and Pakistan, made constituent assemblies sovereign. But the choice given to princely states created the complex issue of integration. एकदम सही। Prelims takeaway. Indian Independence Act 1947. Independence date August 15, 1947. Partition. India, Pakistan dominions. Viceroy post abolished. Governor General post created. Constituent Assembly sovereign. Princely states given choice. Goa Act 1935 as interim constitution. तो ये था एम लक्ष्मीकांत के अध्याय 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हमारा विश्लेषण, खासतौर पर यूपीएससी के नजरिए से। हाँ।
हमने देखा कि कैसे रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर स्वतंत्रता अधिनियम तक हर एक्ट ने भारत के संवैधानिक और राजनीतिक ढांचे को धीरे धीरे आकार दिया। जिसकी छाप आज भी हमारी व्यवस्था पर दिखती है। बिल्कुल। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक्ट्स की लिस्ट नहीं है, ये एक कहानी है। कैसे पावर सेंट्रलाइज हुई, फिर डिसेंट्रलाइज हुई, कैसे प्रतिनिधित्व पहले नामांकन से शुरू हुआ, फिर सीमित चुनाव तक पहुंचा। हाँ, वो पूरी यात्रा। कैसे जिम्मेदार सरकार की मांग बढ़ी और अंत में स्वतंत्रता मिली। इन जड़ों को समझे बिना आज की पॉलिटी को समझना मेरे ख्याल से अधूरा है। बिल्कुल सही कहा। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि 1935 के एक्ट से हमारे संविधान ने बहुत कुछ लिया, खासकर प्रशासनिक ढांचा। हाँ, बहुत कुछ। फिर भी भारतीय संविधान को किन मायनों में एक मौलिक, ओरिजिनल और अद्वितीय, यूनिक दस्तावेज माना जाता है? कौन सी बातें इसे सिर्फ 1935 एक्ट की कॉपी पेस्ट होने से बचाती हैं? सोचिएगा जरूर। अच्छा सवाल है। अगली बार मिलेंगे एक और जरूरी टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग। नमस्कार।